चैप्टर नंबर 8 उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आज है नमन कौन इसको गलती कौन कहते हैं? लिखिए गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई की अक्ष पृथ्वी के क्षैतिज धरातल से पृथ्वी के क्षैतिज धरातल से जो कोण बनाती है, पृथ्वी के क्षैतिज धरातल से जो कोण बनाती है वह कोण नमन कोण कहलाता है। वह कोण नमन कोण कहलाता है। यहाँ पर एक चुंबकीय स्थिति मैंने दिखाई है और ये जो क्षैतिज दिशा है इसे कहते हैं पृथ्वी का क्षैतिज धरातल। यहाँ पर ये जो कोण है इसे कहते हैं नमन कोण। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऐसा कुछ दिखाया होगा डायग्राम के बाद और इस चुंबकीय स्थिति को कहां से लटकाया हुआ है? इसके गुरुत्व केंद्र से। गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान के कुछ भी कर सकते। इस सिरा इसका एंड सिरा है और उसका सिरा पीछे है और ये डॉटेड लाइन है चुंबकीय स्थिति की अक्ष। इसको आईएमपी लगाना है। एक नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। नमन कोण या गति कोण और इसी में चित्र बना है, ये चित्र आगे काम आएगा। पूरा चित्र ये कोण कितना होगा भाई इधर जितना ये शीर्षा भी कोण कहते हैं अपोजिट एंगल्स। बिल्कुल ठीक आगे बना के डायग्राम ये दिखा दिया। इधर ये बी है और क्या है ये लिखेंगे हम बीएच इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, पीवी इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये है पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र डी और इसका क्षैतिज घटक बीएच है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक पीवी है। डेल्टा है नमन कोण। ये किसी स्थान विशेष के लिए डायग्राम है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर नमन कोण अलग अलग होता है।
है ना। तो डायग्राम बन गया होगा, इसमें दो बिंदु लिखिए। पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष पर होता है तो डेल्टा शून्य होता है पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष पर, डेल्टा शून्य होता है। दूसरा बिंदु पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के निकट, ना उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, डायग्राम बनाया वहां दिख रहा है चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष के वहां डेल्टा क्या होता है? एक नंबर का प्रश्न आ सकता है सीधा सा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के निकट निकट डेल बराबर 90 डिग्री होता है। एक एक नंबर की प्रश्न आ सकते हैं, या तो परिभाषा या फिर इन दोनों में से कोई एक बात, या तो निरक्ष पर डेल्टा कितना होता है, कौन सा निरक्ष? चुंबकीय निरक्ष, और चुंबकीय ध्रुवों के निकट। कई बार पेपर में चुंबकीय ध्रुव नहीं कहते, ध्रुवों के वहां कह देते, तो चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास ही होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास कौन है? चुंबक का एस, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के वहां क्या है? चुंबक का एन, चित्र में दिखाया है ना, वहां पर चुंबकीय सुई लगभग ऊर्ध्वाधर है। आप उसमें उस चित्र में दिखाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, वहां चित्र में आप लिखते चुंबकीय निरक्ष के वहां पर, और है ना, आपने जो पृथ्वी वाला डायग्राम बनाया हुआ था इस तरह से, और ये जो है अक्ष, और ये डॉटेड लाइन और बनाएंगे चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष पे लगभग तक इसको कहा था चुंबकीय अक्ष। यहाँ पर डेल क्या होता है, और यहाँ पर डेल क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब अगर आप चुंबकीय सुई को यहाँ रखें तो चुंबकीय सुई क्षैतिज रहेगी, और चुंबकीय सुई को यहाँ रखें तो लंबवत होगी। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चित्र बना हुआ ही है आपके पास, नया मत बना देना, पीछे बना हुआ ये लीजिए। तो अब इस चित्र पर आ जाए, बना दिया साफ सुथरा बढ़िया रहेगा। तो इसके नीचे लिखिए, चित्र के नीचे लिखिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में बी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में बी, कैपिटल बी की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। चित्र से स्पष्ट है कि, लाइन चेंज करते, चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण एक, H फॉर
हॉरिजॉन्टल क्षैतिज समीकरण एक इंच तथा ऊर्ध्वाधर घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक PV बराबर E sin डेल्टा। आपसे अगर थोड़ा सा कठिन पेपर बनाए, थोड़ा सा आपसे पूछ लें पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष पर PV कितना होता है? 0। चुंबकीय निरक्ष पर डेल्टा कितना होता है? 0। PV कितना होता है? साइन 0 थोड़ा सा कठिन बना। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के वहां pH कितना होता है? 0 होता है। मैंने पूछा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के वहां pH कितना होता है? और ये 0 वाला ज्यादा पूछते, अधिकतम वाला नहीं पूछते कि भाई पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के वहां V कितना होगा? अधिकतम होगा 90 होता है ना। और निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर pH कितना होगा? अधिकतम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है और sin 90 1 होता है। तो समीकरण 2 कोई छोटा एक नंबर का प्रश्न बनेगा यहां से बनने का। समीकरण 1 2 हो गए, फटाफट भाग लगाओ और कॉपी करें। 2 में 1 का भाग लगाना, समीकरण 2 में 1 से भाग देना। दो में 1 से भाग देते हैं तो साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, सब जानते हैं। साइन अपॉन कॉस tan और इधर dv अपॉन dh। 2 में 1 से भाग देने पर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स dv अपॉन h। पूछ सकते हैं अगर आपको pH और dv के मान दे दे, चांसेस है कैसे कैसे प्रश्न आते हैं सारे बता दिए मैंने, मुझसे कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको pH और dv के मान दे दे, मान लो pH है 1 और dv भी है 1 टेस्ला 1 टेस्ला, डेल्टा कितना होगा? 45 क्योंकि जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा तो tan डेल्टा 1 मतलब डेल्टा 45। मतलब इसका अनुपात आपको देख लेना है। अगर अनुपात वर्गमूल 3 आ रहा है तो आप सोच लेना, अनुपात 1/√3 आ रहा है तो आप सोच लेना। नेक्स्ट, तो ये दमन कोण के अंदर मैंने पृथ्वी के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक लिखा है, ठीक है, और छोटे-छोटे काम आपको और बताया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए और पहले मुझे बता दो लिखने से पहले, ये जो दंड चुंबक अर्थात क्षण चुंबक होता है, क्षण चुंबक की अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक है। दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता लगता है? दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक है क्या करना है? तो अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल सही लगाता है। हेडिंग लिखिए चुंबकत्व में गाउस का नियम जो है
वो कर रहे हैं और इसी में से फिर पेपर भी बनेगा तो ध्यान से पढ़ लेगा। चुंबकत्व में नाम सुना है गाउस का? नहीं, सेकंड चैप्टर में था, अब 8वें में वापस आ रहा है। बट किसमें है? चुंबकत्व में गाउस का नियम। तो स्थिर विद्युतीकी में गाउस का नियम था, सबको अच्छे से पता है। मतलब आप 1 मिनट में 5 बार दो लग सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। मुख्य बात क्या है, आप टेंशन नहीं ले, कुछ नहीं करो। मुख्य बात क्या है, गाउस का नियम बंद पृष्ठ के ऊपर लगता है, जैसे घन, घना, गोला, बंद सिलेंडर। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है विद्युत फ्लक्स क्षेत्र रेखाओं के कारण, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण, और वो कितना होता है? 0। इसलिए आसान, वहां तो बताना पड़ता है कि पृष्ठ के भीतर आवेश का वाहकत्व ऐसा गुना होता है, यहाँ पर कुछ बताना ही नहीं, तो टेंशन बहुत कम है सभी। बस बंद पृष्ठ का ध्यान रखना, गाउस का नियम स्थिर विद्युतीकी में हो या चुंबकत्व में हो, बंद पृष्ठ तो लिखना ही पड़ता है, नहीं तो नंबर बिल्कुल नहीं देखिए। चुंबकत्व में गाउस के नियमानुसार, चुंबकत्व में गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स, निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव 0 होता। निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव 0 होता है। लिखा है अभी, इसका सूत्र लिखेंगे और समझेंगे कि हाँ गाउस ने बात सही बताई कि गलत। आपको याद होगा विद्युत फ्लक्स के लिए प्रूव किया है हमने, गाउस का नियम व्युत्पन्न भी किया है सेकंड चैप्टर में। यहाँ पर पहले नियमानुसार जो समीकरण बनता है वो देखिए, E डॉट ds बराबर 0, समाकलन पर एक सर्कल है, बंद पृष्ठ के ऊपर समाकलन, ये है कुल चुंबकीय फ्लक्स और होता क्या है बंद पृष्ठ के ऊपर। अब ऐसा क्यों बताया गाउस ने, तो देखिए, मान लिया गोला है और गोले के अंदर एक चुंबक रखा हुआ, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम अच्छे से जानते हैं चुंबक के n ध्रुव से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, चुंबक के s सिरे में उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर जाती है। बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक लिया जाता है, जबकि पृष्ठ के अंदर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर जा रहा है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या है। अब आप कहेंगे कि चुंबक को आपने जानबूझकर पूरा अंदर रख दिया, हम तो इस प्रकार रखते तब गाउस का नियम असत्य हो जाता। n अंदर है, s बाहर है, तो n सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, कितनी अच्छी बात है, और s सिरे में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इस स्थिति में 0 आएगा? 0 आएगा, नियम है, तो कैसे आएगा? एक बात आप जानते हैं, बट हर बात जो आप जानते हैं वो समय पर याद आनी चाहिए। क्या n सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, s सिरे में पहुंचेगी अंदर, चुंबक के बाहर की कहानी है, चुंबक के बाहर ऐसा होता है n से निकलती है s में प्रवेश करती है, बट चुंबक के अंदर क्या होता है, वो सभी क्षेत्र रेखाएं वापस s से n की तरफ पहुंचती है। तो जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना फ्लक्स थोड़े से क्षेत्रफल से वापस अंदर आ रहा है, सारी क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर कहां से कहां होती है, s से n की, और चुंबक के बाहर कहां से कहां होती है, n से। चुंबक का एक ध्रुव अंदर है एक बाहर है, फिर भी चुंबकीय फ्लक्स क्या मिलेगा, शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स। आप कहें कि चुंबक को तो आप हटा ही दो, आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लो,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें मैंने उस गोले को रख दिया, एक सेकंड में कहानी खत्म। जितनी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जा रही उतनी बाहर निकल गई, तो फ्लक्स शून्य। तो चाहे छड़ चुंबक लो, चाहे एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, छड़ चुंबक को पूरा अंदर रख दो, आधा अंदर आधा बाहर रख दो, या छड़ चुंबक को पूरा बाहर रख दो, तो भी कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होगा? देखो तीन चुंबकीय क्षेत्र लेना है, अंदर जाती है तो वापस तो बाहर भी निकल। हर स्थिति में नियम तो नियम है जो हमेशा सत्य हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स, इसमें एक परिभाषा होती है जो आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। जो बच्चा विद्युत फ्लक्स जानता है, बस वो विद्युत क्षेत्र की जगह क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत फ्लक्स की जगह क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। तो लिखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। गाउस के नियम में किसकी बात हो रही है? इसकी, चुंबकीय फ्लक्स। देखो चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखना होगा? फाई एम फॉर मैग्नेटिक। चुंबकीय फ्लक्स को भी परिभाषित करो, फाई एम। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। कमाल हो गया, घर वाले बच्चे इतने अच्छे हैं, आवाज कम आ रही है बट बोले नहीं है। तो भाई घर से जो बच्चे हैं ना, अपने अपने आवाज धीरे कर लेना। अब आवाज आपको थोड़ी लगी। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। या एक तो सूत्र ये है, पाई एम बराबर v डॉट s, तब जब पृष्ठ समतल हो। और एक ये फॉर्मूला लेते हैं काम में, पाई एम बराबर समाकलन v डॉट ds। अगर पृष्ठ वक्राकार है तो उसका छोटा सा अल्पांश लेकर समाकलन करके उससे चुंबकीय फ्लक्स निकालें, और समतल पृष्ठ है तो पूरा पृष्ठ एक साथ ले लिया जाए। तो ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर डब्ल्यू है, डब्ल्यू वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर, वेबर है। एक छोटी बात और अपने करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेटिव। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। केमिस्ट्री में आप पढ़ते शायद, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। मतलब प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय।
नाम सुने होंगे। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो तीन प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकत्व के बारे में और चुंबकीय पदार्थों के बारे में ही पढ़ना है। देखिए भाई, हेडिंग लिया सबने? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार के आधार पर पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। इस चैप्टर में बड़े छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 सबसे जटिलतम चैप्टर था। 8वां सब सारे सरल समझते हैं। कुछ टॉपिक अच्छे हैं, सरल चीजें भी फिजिक्स में, सरल चीजें भी बाकी सब्जेक्ट की तुलना में कुछ कठिन है। 7वें चैप्टर से तुलना करें तो बस आसान लगेगी। हाँ भाई, निम्न तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। नाम लिखो पहले तो। पहला गति चुंबकीय पदार्थ। दूसरे नंबर पर अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरे नंबर पर बताइए क्या बताया था? लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ। नाम याद हो जाएंगे। एक नंबर का प्रश्न तो कैसा भी आ सकता है, ये पदार्थों के नाम याद होंगे। अब एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? वापस हेडिंग लिखना है फर्स्ट नंबर पर, एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला नंबर वापस गति चुंबकीय को पढ़ेंगे। गति चुंबकीय पदार्थ देखिए, वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यह रखे जाने पर यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, और चित्र देखकर और पक्का याद हो जाएगा, भूलोगे भी। देखिए, एक डायग्राम से बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऐसा पदार्थ है ये प्रतिचुंबकीय। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा सीधी सीधी आ रही थी, बट पदार्थ के आसपास आती थोड़ा मुड़ गई, उसके बाद वापस अपनी लाइन पर आ गई। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमने निकाली। एक और चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से आ रही थी, पदार्थ के यहाँ पर प्रतिकर्षित होकर नीचे गई। इस तरह से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी पदार्थ से प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब समझ जाओ वो पदार्थ क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए, प्रतिचुंबकीय में जो चित्र बनाया है वो
प्रतिचुंबकीय पदार्थ में वापस डायग्राम बन जाए तो सेकंड नंबर पर तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। इसके अंदर ये डायग्राम बन गया बढ़िया सा प्रतिकर्षण वाला, नोट करके लिखिए इसमें। देखो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे H2O, N2O2 जिनमें इलेक्ट्रॉन, इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं। सम मतलब इवन पेयर में होते हैं, जिसे आप केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ते हैं ना 1s2 2s2 2 3 6। इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्म में, युग्म में होते हैं। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो सभी क्या है? प्रतिचुंबकीय। उनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो नोट करके लिखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, ठीक है। एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, H2O, O2, CO2, और क्या बताए कोई बताइए जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। O2, H2, ये तो पक्का है, सभी आप लोगों को देखते हैं सम संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, सही बात है। H2O में सम संख्या में, O2 में, CO2 में सम संख्या में, ये दिया ना कोएफिशिएंट। और आप चाहो तो बना सकते हो, बहुत सारे अणु हैं दुनिया में जितने भी हैं उनको तीन ही भागों में बांटा गया है, तीन ही भाग, बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर लिखिए आप अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वह रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अल्प आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अल्प आकर्षित करते हैं, थोड़ा आकर्षित करते हैं मतलब ये तो बिल्कुल ही प्रतिकर्षित करते हैं। तो चित्र बनाकर समझाएं बात को। कोई हमने पदार्थ दिखाया है, अब ये अगर अनुचुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अल्प आकर्षित करें, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही थी पदार्थ के यहाँ ये थोड़ी मोड़ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पदार्थ के यहाँ थोड़ी मोड़ जाएगी। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा मध्य से जा रही है वो मध्य से जाएगी,
यहाँ पर 6 कितनी होगी, 5 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसमें से 3 अंदर से जा रही है, 2 बाहर से जा रही है, लेकिन चुंबक की तरफ थोड़ा दिख रहा, आकर्षित होती हुई दिख रही है, कौन सी कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक की तरफ थोड़ा आकर्षित हो रही है। अल्प आकर्षित हो रही है। इन दोनों में अंतर दिख रहा है, तो यहाँ प्रतिकर्षण है और यहाँ आकर्षण, अल्प आकर्षण। क्षेत्र के बाद इसमें क्या किया था, नोट लिखा था क्या, तो नोट इसमें लिखिए, और एवरेज जो अनुचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में, आवाज नहीं आती, जवानी पढ़ने में इसका नहीं पता, इसका क्रिकेट चलता है, प्रति चुंबकत्व को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जाती है, और बहुत तो इंट्रोडक्शन जो है वो तो करें, भैया आप अपने किताब में देखेंगे चित्र बना बनाकर, ये वाले चित्र नहीं, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और बहुचुंबकीय को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर, डोमेन सिद्धांत पर बहुत व्याख्या की, और इस तरह से बताया गया है कि अणुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से धारालूप बनता है, धारालूप, धारालूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव अवरोध से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, औसत तो जो नहीं है वो नहीं कर, जो है इतना जरूर है, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में, अनुचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हाँ, सोडियम कौन से नंबर पे होगा यार, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम इवन या ऑड, एल्यूमिनियम Al, Ag सिल्वर, एल्यूमिनियम 13, मैं वो बता रहा हूँ जो ऑड वाले हैं जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो Na, एक एल्यूमिनियम, एक Ag सिल्वर Ag होता है, देख लो उदाहरण, अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण क्या, Na, Al, Ag एक्सेट्रा, Na मतलब सोडियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Ag मतलब सिल्वर, ये कुछ उदाहरण है किसके, अनुचुंबकीय पदार्थों के, वो सभी पदार्थ जिनके अणु में या परमाणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरे नंबर पर लिखिए, टॉपिक एंड करते हैं, क्या लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, देखिए वह पदार्थ जिन्हें
वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर लैंग्वेज एक जैसी शुरुआत हो सकती है। अंदर से अलग है सब कुछ, रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चित्र बनाना है तो देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पर आकर्षण दिख रहा है और कैसा आकर्षण दिख रहा है? प्रबल आकर्षण। यहाँ पर भी आकर्षण है बट थोड़ा अल्प आकर्षण। एक पदार्थ जो प्रतिकर्षित करता है, दो पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आकर्षित करते हैं। जो अल्प आकर्षित करता है वो अनुचुंबकीय, जो प्रबल रूप से आकर्षित करता है वो चुंबकीय। तो इसमें नोट करके एक बात लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। तो याद रह जाएंगे ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर जो वर्गीकरण है वो चित्र देखकर ही पता लग रहा है। और नोट में जानकारी कोई एक्स्ट्रा बताई है मैंने आपको। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत होते हैं। मूल अंतर, अनुचुंबकीय पदार्थ के अणुओं में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित पाया जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थों के अणुओं में एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा। लोह चुंबकीय पदार्थों के अणुओं में, लोह चुंबकीय पदार्थों के अणुओं में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल उदाहरण लिखिए। क्या? Fe, Ni, CO। Fe मतलब लोहा, आयरन। Ni मतलब निकल, CO मतलब कोबाल्ट। तो Fe, Ni, CO ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये तो सरल टॉपिक था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं। नमन कोण वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखें? ये टॉपिक का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक एग्जामिनेशन
इसमें आईएमपी क्या होता है? आप तो 12th पहली बार दे रहे हो, कितने सालों से देख रहा हूँ, सारे सब मार्केटिंग चल रही है बढ़िया, ऊपर के गवर्नमेंट में बुक से भी पढ़ के बच्चा मेरिट आ सकता है और सारे एग्जामिनेशन आइडिया पढ़ के फेल हो जाता है। बड़े विचित्र किताब अच्छी होती है, कोई किताब बुरी नहीं होती है, लेकिन बच्चे क्या मतलब खुद पर विश्वास रखो तो अच्छा किताब बाकी सब हाँ भाई। तो आप कितने ये बात इसलिए बता रहा हूँ, पिछले कितने भी साल के पेपर देख लो और गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक उठाकर देख लो, पूरा पेपर उसमें से कौन सा एग्जामिनेशन है, पूरा पेपर आपकी टेक्स्ट बुक ग्रीन कवर वाली जो बुक है उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इससे बड़ा आइडिया होता है। और साथ में इंडेक्स जो दी हुई है उस पे आप सभी, वैसे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, सभी को टिक लगा लेना चाहिए कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं, बारीकी से आपका टाइम बच जाएगा जब आप सिलेबस करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, अब हेडिंग खुलवा दिया ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, चुंबकन क्षेत्र, थोड़ा अलग नाम नहीं लग रहा है, चुंबकीय नहीं है ना, चुंबकन क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र बी टेस्ला में, एक होता है माध्यम की चुंबकशीलता म्यू, जैसे आप कहते हैं ना निर्वात की चुंबकशीलता म्यू, तो अगर किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस माध्यम की चुंबकशीलता म्यू है, तो इनका अनुपात क्या होता है, चुंबक क्षेत्र। देखिए किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में कैपिटल बी तथा उस माध्यम की चुंबकशीलता म्यू तथा उस माध्यम की चुंबकशीलता ब्रैकेट में म्यू का अनुपात चुंबकन क्षेत्र कहलाता, का अनुपात चुंबकन क्षेत्र कहलाता। तो परिभाषा तो हो गई, सूत्र लिख लें, अर्थात H बराबर क्या B अपॉन V, यहां लिख देना बाहर माध्यम में, ये सूत्र किसके लिए है, जब माध्यम, नीचे लिखिए तथा H बराबर B नॉट अपॉन म्यू नॉट, सूत्र दोनों ही एक जैसे, बस नीचे वाला ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, निर्वात के, हमेशा B और H सॉरी B और म्यू का अनुपात H होता है, अगर माध्यम में है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और अगर निर्वात क्षेत्र की बात करें तो उसको V नॉट से लिखा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता को V नॉट से लिखा जाता है। कोई आप में से H का मात्रक बता दो, क्लास में एंड कर दो, H का मात्रक पता नहीं तो क्या करेंगे, कोई है जो बता सकता है, वेरी गुड, एम्पियर अपॉन मीटर है,
एम्पियर अपॉन मीटर की होना तो बोल तो रहा था 100% किसी ने बोला हाँ आपने बोला लेकिन एम्पियर अपॉन मीटर है। क्या नाम है आपका नाम बोलिए क्या नाम हितेश हितेश कैसे वापस ढूंढ खोज में लगते तुम बताओ ना चलो मैं बताता हूँ देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ा है परिनालिका परिनालिका V नॉट Ni भाई वहां लिखते हैं B इक्वल टू V नॉट Ni अगर ये म्यू नॉट है तो यहाँ B नॉट लिख सकते तो B नॉट अपॉन म्यू नॉट बराबर क्या लिखना पड़ेगा है ना ये हमारे लिए क्या है H H बराबर क्या होगा इस Ni से मात्रक पता लगता है वो भी लगने वालों को ही लगेगा धारा का मात्रक एम्पियर और ये n है ना इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स क्योंकि ये स्मॉल n क्या होता है कैपिटल N अपॉन कैपिटल N मतलब संख्या बटा लंबाई होता है तो आप समझ लो ये स्मॉल n क्या होता है कैपिटल N अपॉन n ये तो मात्रक ही होता है इनका मात्रक होता है चलिए ठीक है और आप समझा सकते हैं कल मिलते हैं एक मिनट कल आपका अवकाश रहेगा कल आपको विद्यालय में भी मैं नहीं दिखूंगा कल की आपकी छुट्टी रहेगी कल जम के पढ़ लेना घर पे थोड़ा और एक तो HW देता हूँ कल के लिए आपकी किताब तो खरीदी हुई ग्रीन कवर हाँ है ना है थोड़ा भेजा मुझे करना जितने भी चैप्टर है उसमें इंडेक्स में अपना मार्किंग कर लेना है या नहीं है वाले जो नहीं है उस पर रेड लाइन कर देना रेड और लेके बैठना जो नहीं है उसको रेड लाइन कमेंट कर देना जो है उस पर ब्लू लाइन ठीक है ना सभी को पता होना चाहिए थैंक यू